गांव के लोग शहर की चकाचौंध से दूर अपनी एक अलग ही दुनिया में रहते थे। लेकिन इस गांव का एक हिस्सा ऐसा था जहां परिंदे भी पर मारने से कतराते थे। रामू काका, ये रोज का क्या झमेला है? शाम होते ही पूरे गांव का फ्यूज उड़ जाता है क्या? बेटा, तुम यहाँ नए हो, इसलिए तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानेंगे, पर एक बात गांठ बांध लो, उस पुराने पावर हाउस की तरफ जाने वाला रास्ता मौत का दरवाजा है। वो रास्ता उस कुएं के पास से होकर गुजरता है जहाँ सालों पहले एक हादसा हुआ था। वो जगह अब इंसानों की नहीं रही। वहाँ हवा भी रुक जाती है और परछाइयाँ अपने आप चलने लगती है। काका, मैं यहाँ काम करने आया हूँ, डरने नहीं। कल सुबह मैं वहाँ जाऊँगा और आप देखेंगे कि शाम को पूरा गांव रोशनी से जगमगाएगा। वह वापस आकर लेट गया, पर जैसे ही उसकी आंख लगी उसे एक बहुत ही ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। साहब, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरी माँ बहुत बीमार है। समीर हड़बड़ा कर उठा। पूरा कमरा खाली था। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसने सोचा शायद ये उसका वहम है, पर तभी उसके दरवाजे पर 3 धीमी दस्तकें हुई। समीर बिस्तर पर बैठा हुआ था। तभी दरवाजे पर फिर से वही 3 दस्तकें हुई। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ और नजदीक थी। समीर ने कांपते हाथों से कुंडी खोली। सामने एक युवक खड़ा था। उसका चेहरा इतना सफेद था मानो उसमें खून की एक बूंद भी न बची हो। कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? समीर अंदर जाके कुछ दवाएं अपनी जेब में डाल दी और सोमेश के पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही वे क्वार्टर से बाहर निकले, सन्नाटा और गहरा हो गया। सोमेश, तुम लोग इस सुनसान इलाके में क्यों रहते हो? यहाँ तो बिजली के खंभे भी पुराने हैं। कल मैं इसी इलाके का मुआयना करने वाला था। साहब, हम वहाँ रहते नहीं हैं। हम वहाँ बंधे हुए हैं बरसों से। उस कुएं ने हमें कहीं जाने ही नहीं दिया। आप बस चलते रहिए, रास्ता थोड़ा कठिन है। तभी अचानक समीर को झाड़ियों में हलचल महसूस हुई। दोनों ने पीछे मुड़ कर देखा। दूर अंधेरे में उसे 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। उसे लगा कोई जानवर होगा, पर तभी उसे इंसानी फुसफुसाहट सुनाई दी। एक और शिकार। आज फिर कोई इस रास्ते पर आया है। सोमेश, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? आवाजों पर ध्यान मत दीजिए साहब, वो तो बस भटके हुए लोग हैं। हम पहुँच गए हैं। देखिए, वो रहा मेरा घर। समीर ने सामने देखा। एक पुराना घर दिखाई दे रहा था। घर के बाहर एक पुराना बिजली का खंभा टेढ़ा होकर गिरा हुआ था। समीर जैसे ही उस घर के आंगन में पहुंचा, उसे बहुत तेज सड़न की बदबू आई। अंदर का नजारा देखकर समीर के हाथ पैर कांप गए। जो अभी तक समीर के ठीक बगल में खड़ा था, अब गायब हो चुका था। तभी खाट पर लेटी हुई उस आकृति में हलचल हुई। चादर धीरे धीरे नीचे खिसकी और एक अत्यंत बूढ़ी औरत का चेहरा सामने आया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। आंखें धंसी हुई थी और रंगत बिल्कुल राख जैसी थी। देखो देखो बाहर उस खंभे को, वो खंभा आज भी प्यासा है। बाहर वही टूटा हुआ खंभा जो सोमेश के घर के बाहर गिरा था, अब अजीब तरह से चमक रहा था। अचानक कमरे की दीवार पर सोमेश की परछाई दिखाई दी, पर सोमेश वहाँ खुद मौजूद नहीं था। साहब, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको यहाँ क्यों लाया। ये कोई घर नहीं है, ये एक जेल है। 2 साल पहले जब ये खंभा गिरा था, तब गांव के लोग तमाशा देख रहे थे। किसी ने बिजली काटने की कोशिश नहीं की। मैं यहाँ तड़पता रहा। मेरी माँ मुझे बचाने आई और वो भी इसी नीली बिजली की चपेट में आ गई। समीर ने देखा कि बूढ़ी औरत खाट से उठकर बैठ गई थी। तो तुम लोग मर चुके हो? सोमेश, मुझे जाने दो, मेरा इसमें क्या कसूर है? मैं तो बस तुम्हारी मदद करने आया था। समीर की सांसें धौंकने की तरह चल रही थी। वह कमरे के एक कोने में दुबक गया था। सोमेश का हाथ, जो किसी ठंडी बर्फ की सिल्ली जैसा था, समीर की गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। कमरे की हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि समीर के मुंह से निकलने वाली भाप उसे साफ दिखाई दे रही थी। वह बूढ़ी औरत खाट पर बैठी बैठी अब किसी बेसुरी आवाज में रोने लगी थी। अचानक घर का दरवाजा, जो अभी तक पत्थर की तरह जमा हुआ था, खुद ब खुद जोरदार आवाज के साथ खुल गया। बाहर के तूफान ने
घर के अंदर की धूल को एक चक्रवात की तरह घुमा दिया। समीर ने मौका देखा और बिना सोचे समझे सोमेश के बगल से बाहर की ओर भागा। मुझे भागना होगा यहाँ से दूर, गांव की तरफ। अगर मैं उस कुएं के पास पहुंच गया तो शायद गांव वाले मुझे देख लें। समीर बारिश और कीचड़ में फिसलते हुए भाग रहा था। पीछे से उसे सोमेश की डरावनी हंसी और उस बूढ़ी औरत के चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वह पगडंडी अब किसी भूल भुलैया जैसी लग रही थी। समीर जितनी तेज भागता, उसे ऐसा लगता कि वह वापस उसी पुराने घर के सामने आ गया है। तभी भागते भागते वह उस पुराने कुएं के पास पहुंचा जिसे गांव वाले यम का द्वार कहते थे।